आज के ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः सभी का स्वागत है। आज हम लोग पिछले भाग में पढ़ाए गए पाठ से आगे का अध्ययन करेंगे। अभी हम लोग पिछले कालांश में भारत के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन कर रहे थे। अब हम लोग पहले प्रथम भौतिक प्रदेश का अध्ययन पूरा हो चुका था। दूसरा भौतिक प्रदेश दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार के बारे में भी काफ़ी हद तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। आज उस भाग से आगे का अध्ययन करेंगे। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। हम लोगों ने पहले ये देखा था कि विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी इस दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग मालवा का पठार और दूसरा भाग दक्कन का पठार। अभी हम लोग मालवा के पठार के उप विभागों का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोगों ने मालवा के पठार के बारे में पूर्व के भाग में कुछ अध्ययन किया था। आज हम लोग उससे आगे के भाग का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। अब आते हैं हम लोग इसमें छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर, जैसा हम लोग जानते हैं, झारखंड राज्य में इस पठार का विस्तार या यह पठार झारखंड राज्य में विस्तृत है। यह पठारी भाग है, दृढ़ भूखंड है। इस कारण से इस पठार पर कई श्रेणियां स्थित हैं। इन श्रेणियों के मध्य कई नदियां प्रवाहित होती हैं और इन नदियों ने पार्श्विक तथा लंबवत कटाव करके इस पठारी भाग में अनेक गहरी घाटियों का निर्माण किया है, जिससे ये नदियाँ इन पठारी भाग में निर्मित गहरी घाटियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इस पठार की औसत ऊंचाई 760 मीटर है। यह पठार खनिज भंडार भी कहलाता है। विश्व के सबसे अधिक खनिजों का पाया जाना इसी पठारी प्रदेश में है, संभव है। छोटा नागपुर का पठार विश्व की सबसे धनी खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से पठारी भाग है। यहाँ पर लगभग समस्त प्रकार के खनिज विशाल मात्रा में पाए जाते हैं और उनका भंडारण भी विशाल मात्रा में है। यहाँ के पाए जाने वाले खनिजों में कोयला, तांबा, अभ्रक, बॉक्साइट, क्रोमाइट, चूना पत्थर, टंगस्टन इत्यादि खनिजों की प्रधानता है। और इस क्षेत्र में पाए जाने वाले खनिजों के आधार पर ही अनेक उद्योग धंधे भी बृहद स्तर के स्थापित किए गए हैं। जैसे यहाँ पर लोहा, कोयला, चूना पत्थर इत्यादि खनिज जो विशेष करके लौह इस्पात उद्योग के आधार होते हैं, के पाए जाने से यहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुतायत में देखने को मिलती है। इसके साथ साथ यहाँ बॉक्साइट के पाए जाने से यहाँ पर एल्युमिनियम इंडस्ट्री भी बहुतायत में देखने को मिलता है। भारत का सबसे धनी खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से
भौतिक प्रदेश छोटा नागपुर का पठारी। कोयला का विशाल भंडार है, खनिजों का विशाल भंडार पाया जाता है। तांबा, अब्रक, लोहा, लौह अयस्क, टंगस्टन, बॉक्साइट इत्यादि अनेक प्रकार के खनिज बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम लोग इसी मालवा के पठार में अरावली श्रेणी की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में गुजरात राज्य से प्रारंभ होते हुए राजस्थान से दिल्ली तक यह श्रेणी विस्तृत है। राजस्थान राज्य में खेड़ ब्रह्मा से लेकर खेतड़ी सिंघाना तक का भाग या खेतड़ी सिंघाना तक अरावली श्रेणी का विस्तार पाया जाता है। और हम लोग यह भी जानते हैं कि अरावली श्रेणी विश्व की प्राचीनतम श्रेणी है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ माना जाता है और प्री कैम्ब्रियन युग में ऐसी मान्यता है कि यह अरावली अपने वर्तमान रूप से बहुत ही बृहद था। अभी तो इसकी ऊंचाई भी कम है, लंबाई भी कम है, लेकिन पूर्व में ऐसी मान्यता है कि इस अरावली श्रेणी का विस्तार लक्षद्वीप तक रहा है। पृथ्वी के आंतरिक भूसंचलन या भूगर्भिक हलचलों के फलस्वरूप अनाच्छादनकारी शक्तियाँ, अपर्दनकारी शक्तियाँ इत्यादि कारणों से इसका रूप अब केवल राजस्थान राज्य एवं गुजरात राज्य तक ही सीमित हो गया है। साथ ही इसकी ऊंचाई भी कम हो गई है तथा और इसकी लंबाई भी कम हो गई है। अनाच्छादनकारी शक्तियों ने इसको जगह जगह पे काट दिया है और इसके अंतरतम में अंदर स्थित पठारी या जो इसके अंदर जो तत्व हैं वो अनाच्छादनकारी शक्तियों के द्वारा सतह पर आ चुके हैं। उत्तर पूर्व की ओर इनकी ऊंचाई बहुत कम हो जाती है। अरावली श्रेणी की औसत ऊंचाई 300 मीटर से 800 मीटर तक है। और तो और अरावली श्रेणी का महत्व इसलिए भी और अधिक है कि नदियों का क्रम जो उत्तर भारत का है उसके लिए जल विभाजक का काम भी करती है। अरावली श्रेणी अरावली के पश्चिम की ओर बहने वाले जल को सिंधु नदी क्रम में मिलाती है और अरावली के पूर्व में विस्तृत होने वाली बहने वाली नदी को गंगा नदी क्रम में मिलाती है। तात्पर्य यह है कि अरावली श्रेणी गंगा नदी क्रम और सिंधु नदी क्रम के मध्य जल विभाजक का काम करती है। इसके साथ ही साथ अरावली श्रेणी राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्वी भाग तथा पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग मैदानी भाग है और पश्चिमी भाग मरुस्थली या शुष्क प्रदेश है। तो इसी पूर्वी भाग में गंगा नदी क्रम प्रवाहित होती हैं और पश्चिमी भाग में सिंधु नदी क्रम या अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां प्रवाहित होती हैं। अब हम आते हैं मालवा के पठार के बाद दक्कन के पठार की ओर। पूर्व में बताया गया मालवा पठार एवं दक्कन पठार 2 पठार हैं इस दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के। तो अब हम लोग दक्कन के पठार का अध्ययन करते हैं। यह पठार ताप्ती नदी के दक्षिण में, पूर्व में बताया गया था विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा, ताप्ती।
ताप्ती नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों पर है। ऐसी मान्यता है कि इस पठार की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निकले लावा के जमने से हुई है। लावा के निक्षेप इस क्षेत्र में सर्वत्र पाए जाते हैं। कहीं कहीं लावा का निक्षेप 2000 मीटर से भी अधिक गहरा है। इस पठार की रचना प्राचीन रवेदार शैलों से हुई है। कोयला, मैंगनीज, लोहा, सोना, अब्रक, बॉक्साइट इत्यादि खनिज यहाँ प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। भारत का लगभग 98% कोयला एवं अधिकांश कपास उत्पादक क्षेत्र इसी भाग में स्थित है। इस पठार की सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम लोगों ने मालवा के पठार का उपविभाग एवं दक्कन के लावा पठार का अध्ययन किया। आप लोगों ने बहुत तन्मयता से इसको सुना है और समझा है। इसके लिए सभी का धन्यवाद। और इससे आगे का क्रम अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।